गैसेस स्टेट में आज अपना टॉपिक है मैक्सवेल एवं मैक्सवेल बोल्ट्जमान का आणविक वेगों का वितरण का नियम। ठीक है। देखो, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन, गैसों का अणुगति समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर 1/3 mc²। सी क्या है? वर्ग माध्य मूल वेग। इसमें हमने देखो पढ़ा था, गैस के अणु निरंतर एक दूसरे से तथा पत्र की दीवारों से टक्कर करते रहते हैं, अतः टक्कर के परिणाम स्वरूप उनकी गति व गतिज ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होता है और बोल्ट्जमान ने अणुओं के मध्य ऊर्जा के वितरण हेतु निम्न व्यंजक दिया। Ne/N0 = e⁻⁻ ठीक है। N0 बराबर है कुल अणुओं की संख्या, Ne बराबर है उन अणुओं की संख्या जो निर्देश बिंदु से ऊपर E ऊर्जा रखते हैं, केवी बोल्ट्जमान स्थिरांक जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन और T परमताप। इसका उपयोग करते हुए मैक्सवेल ने, अब देखो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, मैक्सवेल ने प्रायिकता का सिद्धांत उपयोग करते हुए एक नियम दिया। नियम क्या कहलाता है? आणविक वेगों का वितरण नियम। इस नियम के अनुसार शून्य से लेकर काफ़ी अधिक परास में वेगों का वितरण होता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार शून्य से लेकर काफ़ी अधिक परास में वेगों का वितरण होता है। तो अपन ने 3 प्रकार के वेग देखे थे ना। इस गैसों के वेग 0 से लेकर अधिकतम वेग तक पाए जाते हैं और उसने निम्न समीकरण दिया। समीकरण देखो, पी यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी। dN/N मतलब उन अणुओं का वेग, उसने 2 लिमिट देखी, C और C से C+dC। ठीक है, ये अंतराल देख लिया। इस अंतराल के बीच अणुओं की संख्या कितनी है उसको उसने कहा प्रोबेबिलिटी। dN/N = 4πm/2πRT⁵ e⁻mc²/2RT⁵ ठीक है, ये उसने समीकरण दिया। P यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता है और वह उन अणुओं का अंश है जिनका वेग C से C+dC के मध्य है। फिर अब क्या करते हैं, इस DC को इधर ले आओ, तो P = 1/dN/dC = 4πm/2πRT⁵ e⁻mc²/2RT⁵। अब देखो, dN अणुओं की वह भिन्न है जिनका वेग C+dC व C के बीच में है और m क्या है? गैस का अणुभार है। अब प्रोबेबिलिटी यानी उन अणुओं का अंश dN/N और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं के वेगों के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विभिन्न टेम्परेचर पे, तो हमें इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है और ये टेम्परेचर T3 पे है, ऊपर वाला। तो देखो, इनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो अपने को देखने। ये ग्राफ है, उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। देखो, पहला निष्कर्ष, बहुत कम व बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। तो बहुत कम वेग या तो इधर है या फिर इधर है। यहाँ पे अणुओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी संख्या है और यहाँ पे भी, मतलब बहुत कम और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है। अब देखो दूसरा निष्कर्ष, वक्र एक उच्चिष्ट को प्राप्त करते हुए तेजी से नीचे आता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि बहुत उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। यही है। देखो, इस T1 पे जब हमने टेम्परेचर बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम है ही,
उसके बाद ये ग्राफ देखो, ये उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद ये यहाँ पे ऐसे डाउन आ जाता है। ये बहुत अधिक वेग वाले अणु क्या हो गए, फिर कम हो गए। तीसरा देखो, वक्र असममित और सुस्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं और प्रत्येक ताप पर अधिकांश अणुओं का वेग समान होता है, जिसे प्रायिकता वेग कहते हैं। देखो, सुस्पष्ट उच्चिष्ट, ये लो, उच्चिष्ट का मतलब आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। और प्रत्येक ताप पर, ये देखो यहाँ ये अणुओं की संख्या है, मतलब ये वेग है, जैसे अल्फा, जैसे इस पे ये वेग है, ये कितने अणु रखते हैं, इतने, मतलब सर्वाधिक अणु इस वेग को रखते हैं, अल्फा को, इसलिए अल्फा को क्या कहा गया है, या फिर इस पॉइंट पे जो वेग है, ये वैल्यू क्या आएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, प्रायिकतम वेग। क्योंकि जिस वेग को सर्वाधिक अणु धारण करते हैं वो क्या कहलाती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इस ग्राफ में, T1 वाले ग्राफ में क्या है, ये वेग, यहाँ से देखो, यहाँ पे जो वेग होगा यह क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब देखो, वेग वितरण पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पे सारा वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है, अर्थात प्रायिकतम वेग का मान बढ़ता जाता है और उच्चिष्ट की ऊंचाई कम होती जाती है, तब वक्र चौड़ा होता जाता है, जो यह दर्शाता है कि सामान्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अधिकांश अणुओं के वेग प्रायिकतम वेग के समीप होते हैं। देखो, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये T1 पे है, ये T2 पे है, T3 पे, तो देखो ये उच्चिष्ट दाहिनी तरफ खिसक रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दाहिनी तरफ खिसकने का मतलब प्रायिकतम वेग की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले देखो इतना था T1 पे, उसके बाद इतना हो गया और उसके बाद में इतना हो गया, ठीक है। एक बात तो ये दाहिनी तरफ खिसक रहा है, इसका मतलब प्रायिकतम वेग की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा, बहुत अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या देखो, T1 पे इतनी है, T2 पे इतनी है, T3 पे इतनी होगी, तो बहुत अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ गई। और ये देखो, ये वेग प्रायिकतम वेग के समीप आने लगे, ठीक है। तो प्रायिकतम वेग और बहुत अधिक वेग आपस में समीप आने शुरू हो गए। तो ये क्या था, मैक्सवेल के वेगों का वितरण नियम पे ताप का प्रभाव।